average power associated with pure inductor in AC circuit. प्योर इंडक्टर आपने लगा लिया इसी सर्किट में, अप्लाइड वोल्टेज ई नॉट साइन ओमेगा टी। डायग्राम के बिना भी ये डेरिवेशन हो जाएगी, डायग्राम भी इसमें रिक्वायरमेंट नहीं है। इंस्टेंटेनियस वोल्टेज कितना है? ई नॉट साइन ओमेगा टी। इंस्टेंटेनियस करंट I equals I naught sin omega t, because the current lag behind the voltage by a phase angle pi by 2. Current voltage leads the current or current lag behind the voltage. तो थोड़ा सा इसमें हम मॉडिफिकेशन कर लें, नेगेटिव ऑफ आई नॉट साइन पाई बाय 2 माइनस ओमेगा टी, देन आई इक्वल्स माइनस आई नॉट cos omega t. Now instantaneous power, P equals what? EI E naught sin omega t negative I naught cos omega t. P equals minus E naught I naught by 2 twice of sin omega t cos omega t. दीपिका, कुछ आइडिया इससे आगे क्या आएगा? दीपिका नाम है आपका। कॉस साइन में चेंज कर देंगे? नहीं, ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक फॉर्मूला है 2 साइन ए कॉस ए इक्वल्स साइन 2a। P equals minus E naught I naught by 2 sin 2 omega t. This is the instantaneous power given by rate of dissipation of energy or rate of doing work. Then small amount of work done, a small amount of work done in a small time dt. वैसे ये लाइन लिखनी भी जरूरी नहीं है, क्योंकि जो बोर्ड सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है उसमें इतना भी नहीं लिखा होता, सीधे लिख देते हैं माइनस ई नॉट आई नॉट बाय 2 साइन 2 ओमेगा टी dt. Then total work done, over one complete cycle of AC. Total work done is equals to integration of dW time from 0 to capital T. Zero to t minus E naught I naught by 2
sin 2 omega t dt minus E naught I naught by 2 integration 0 to 2 sin 2 omega t और sin 2 ओमेगा t का इंटीग्रेशन बोलो माइनस cos 2 ओमेगा t by from 0 to t. Then E naught I naught by 4 omega cos 2 pi by capital T into small t from 0 to t. W equals E naught I naught by 4 omega cos 4 pi by capital T into capital T minus cos 0 E naught I naught by 4 omega. What is cos 4 pi? Cos 4 pi is 1. Cos 4 pi cos 2 pi is 1. What is cos 0? 1. So net work done equals 0. जब net work done 0 है तो फिर एवरेज पावर ओवर वन कंप्लीट साइकिल व्हाट P bar equals W by capital T 0. अगर प्योर इंडक्टर है, अगर प्योर इंडक्टर है आपके सर्किट में तो फिर ओवर वन कंप्लीट साइकिल ये कुछ भी डेसिपेट नहीं करेगा, कोई भी इलेक्ट्रिक एनर्जी का किसी भी फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट नहीं करेगा. हाँ, अब हाफ साइकिल की बात रही. हाफ साइकिल क्या है? हाफ साइकिल में करेगा या नहीं करेगा? अगर आप हाफ साइकिल के लिए फाइंड करेंगे तो 0 to t/2 फाइंड करना होगा आपको, तब आपका कुछ ना कुछ वर्क आएगा जरूर, तब ये 0 नहीं होगा. 0 to t/2 हाफ साइकिल वर्क डन ओवर हाफ साइकिल, इट विल नॉट बी 0. तो वन कंप्लीट साइकिल के लिए 0 कैसे हो जाता है, जबकि वर्क नेगेटिव नहीं होता कभी भी. नहीं सॉरी, वर्क तो नेगेटिव में होता है, समझिए इस बात को. तब भी 0 आ रहा है. चलो ठीक है, तब भी 0 आ रहा है. अब ध्यान से देखिएगा, ये आपका इंडक्टर लगा, वोल्टेज बढ़े. वोल्टेज क्या हुआ? वोल्टेज राइज किया एक सर्टेन वैल्यू, कहां? पीक वैल्यू E नॉट तक. तो एज द वोल्टेज राइजेस, एज द वोल्टेज इंक्रीजेस, द करंट इंक्रीजेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज एस्टैब्लिश्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड गेट एस्टैब्लिश्ड. तो मैं अगर इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ अगर मैं ड्रॉ करूं इसके साथ साथ, तो वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ भी एज इट इज होगा, राइज करते जा रहा है. नाउ आफ्टर 1/4 साइकिल द वोल्टेज स्टार्ट डिक्रीजिंग, सो द इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टार्ट डिक्रीजिंग. व्हाट, वेयर डज दिस गोज? फॉर द हाफ, for the first quarter this inductor gain energy from the source. That energy gets stored as electric potential energy. In this fall, another 1/4 cycle of AC, during another 1/4 cycle, this is the 1/4 cycle up to t/4, this is t/2. So up to t/4 the inductor gain energy from the source. That gained energy get stored as electric potential, magnetic potential energy. After next, during next 1/4
cycle, the inductor start behaving as source because the induced voltage across the inductor become larger than the source voltage. क्यों? सोर्स वोल्टेज क्या है? दे आर इन द ट्रेंड ऑफ फॉलिंग. सोर्स वोल्टेज क्या करते जा रहे हैं? फॉल करते जा रहे हैं. तो इंड्यूस्ड वोल्टेज बिकम ग्रेटर देन source voltage. Inductor start acting as source. So all the energy gained by this inductor is returned back to the source. अब source में जाके उसका क्या होता है इससे हमें कोई मतलब नहीं. सोर्स उसे एक्सेप्ट करता है, किस फॉर्म में एक्सेप्ट करता है हमें मतलब नहीं इस बात से. लेकिन जो भी एनर्जी यहाँ स्टोर हुई थी 1/4 साइकिल में, वो सारी की सारी एनर्जी वह अगले 1/4 साइकिल में किसे गई? सोर्स को चली गई. इसी तरह नेगेटिव साइड की साइकिल के लिए भी होता है. बस डिफरेंस क्या है कि पहले अगर यहाँ नॉर्थ पोल साउथ पोल बना था तो नेक्स्ट हाफ नेगेटिव साइकिल में ये पोलैरिटी चेंज हो जाएगी, लेकिन काम वही का वही होना है. तो इस तरह से जितनी एनर्जी गेन करता है इंडक्टर वो सारी एनर्जी वापस कर देता अगर ये प्योर इंडक्टर है तो, इफ देयर इज नो ओमिक रेजिस्टेंस. और अगर कुछ भी यहाँ ओमिक रेजिस्टेंस है तो फिर वो हीट में कन्वर्ट हो जाएगी. तो प्योर इंडक्टर में कभी भी पॉसिबल नहीं है. और यही हम डिस्कस कर लेते हैं एक चीज, हालांकि अब इसका यूज खत्म हो गया, बिल्कुल ही खत्म हो गया अब इसका यूज, आज की डेट में कुछ भी रिलेवेंस नहीं है. चोक कॉइल. चोक कॉइल यूज होती थी अब से कुछ साल पहले तक. किसमें? आपके फ्लोरिसेंट लैंप में. फ्लोरिसेंट लैंप जिसे कि आप नॉर्मल जानते थे ट्यूबलाइट. और ट्यूबलाइट में एक लगा होता था स्टार्टर, ये स्टार्टर का सिंबल है, और साथ में यहां लगा होता था इस पर एक चोक कॉइल. आप सब अच्छी तरह जानते हैं भारी भरकम सी हुआ करती थी ये, अब भी आती है लेकिन अब एलईडीज लैंप ने इनको बिल्कुल रिप्लेस कर दिया. इट इज लेस एफिशिएंट देन एलईडी. तो ये फ्लोरिसेंट लैंप के साथ में ये जो चोक है, ये चोक कॉइल यहां क्यों लगाई जाती थी? चोक कॉइल क्यों लगाई जाती थी? उसका एक रीजन है. क्या? दिस फ्लोरिसेंट लैंप नीड्स 220 वोल्ट फॉर स्टार्टिंग. शुरू होने के लिए, इसे जलने के लिए 220 वोल्ट चाहिए. एंड इट नीड्स 110 वोल्ट कॉल्ड रनिंग वोल्टेज. जब एक बार ये स्टार्ट हो गई तो इसे चाहिए थे कितने? 110 वोल्ट. तो 110 वोल्ट हैज टू बी ड्रॉप्ड. इसे ड्रॉप करना है 110 वोल्ट को. अगर यहां आप लगा देंगे एक रेजिस्टेंस तो भी वोल्टेज ड्रॉप हो जाएंगे, बट it will dissipate electric energy IRMS or VRMS into heat. और heat जनरेट करना इज नॉट द पर्पज ऑफ योर लैम्प. आपके जो लाइटिंग डिवाइसेस हैं इनमें से किसी का भी पर्पज हीट जनरेट करना नहीं है. तो इट वॉज एन अननेसेसरी लॉस. इट वुड बी एन अननेसेसरी लॉस इफ यू यूज अ प्योर रेजिस्टेंस. So if you use a choke coil of appropriate self induction, इसका कितना वो सेल्फ इंडक्शन रखना है क्या है वो सब मैन्युफैक्चर पहले ही कैलकुलेट कर लेते हैं. तो व्हाट हैपेंस? द पावर डेसिपेटेड इन चोक कॉइल इज ऑलमोस्ट जीरो. ये भी हालांकि प्योर रेजिस्टेंस नहीं, प्योर इंडक्टर नहीं होता, हल्का फुल्का रेजिस्टेंस होता, थोड़ा बहुत इसमें डेसिपेशन होता जरूर है इलेक्ट्रिक एनर्जी का, लेकिन उससे बहुत कम होगा जितना कि एक प्योर रेजिस्टर में हो सकता है सेम पर्पस अचीव करने के लिए. तो इसलिए चोक कॉइल का यूज कर लिया जाता था उस फ्लोरिसेंट लैंप के साथ में. जो आपकी CFL होती थी, CFL इज ऑल्सो द सेम डिवाइस. फ्लोरिसेंट लैंप वही जो ट्यूबलाइट 4 फुट की होती थी मोटी सी, उसी को घुमा फिरा करके छोटा कर दिया, मोड़ करके पतला कर दिया, तो वो बन गई CFL. उसका भी नाम पूरा यही था, कॉम्पैक्ट
50 हर्ट्ज से फ्रीक्वेंसी उठा करके 20,000 कर दी, तो सेम चोक कॉइल तो बहुत तकड़ा इंपिडेंस ऑफर करेगा ये, लेकिन इंपिडेंस उतना ही ऑफर करवाना जितना ये कर रही थी पहले। तो फिर क्या होगा, टू अचीव द सेम इंपिडेंस, पहले कितना था, एक्सएल इक्वल्स 2π50 इंटू एल, और इस बार क्या है, इस बार नेक्स्ट है 2π20,000 इंटू एल, और ये दोनों के दोनों आपको सेम रखने, दोनों के दोनों आपको क्या रखने, 2π50 L1 हैज टू बी इक्वल टू द 2π20,000 L2, तो इट मींस L2 इज मच लेस देन L1, L2 इज टू बी मच लेस देन L1। तो क्या हुआ, वहां भी चौक कॉइल लगी हुई है, लेकिन जो साइज में इतनी बड़ी चौक कॉइल होती थी वो साइज में कितनी बन जाएगी, छोटी सी चौक कॉइल बन जाएगी। इसकी कॉस्ट अगर 100 रुपए आती थी तो इसकी कॉस्ट 4-5 रुपए आएगी। तो इस तरह से हम फ्लोरिसेंट लैंप में जितने भी CFL होते हैं, चाहे वो CFL है या आपकी ट्यूबलाइट है, चौक कॉइल यूज करते हैं। चौक कॉइल किस लिए यूज करते हैं, टू ड्रॉप द वोल्टेज। रनिंग वोल्टेज पर जब ये चल रही है उस टाइम इसको चाहिए कितना, 110 वोल्ट, तो फिर 220 में से 110 वोल्ट किसके अक्रॉस ड्रॉप कराना है आपको, किसी ना किसी डिवाइस के अक्रॉस ड्रॉप कराना, ताकि इसे केवल 110 वोल्ट मिले। रेजिस्टेंस से कराएंगे, बहुत तकड़ी एनर्जी डेसिपेट होगी। चोक कॉइल से कराएंगे, कम एनर्जी डेसिपेट होगी। जब आप फ्रीक्वेंसी बढ़ा लेंगे तो आपको बहुत ही छोटी सी चोक कॉइल बनानी पड़ेगी, जो कि CFL के होल्डर के अंदर आराम से एडजस्ट हो जाती है, प्लस इसका कॉस्ट भी कम आता है।